Hello everyone. Today we are going to read the chapter number 2 of history, that is nationalism in India. अब ये nationalism होता क्या है? Nationalism is a kind of ideology और a kind of feeling, या हम कह सकते हैं कि emotion है जो किसी भी country के लोगों का अपने देश के लिए होता है. तो नेशनलिज्म इंडिया में कैसे आया ये हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे. क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे कि जिससे कि हमें लगने लगा कि हम सब लोग जो अलग अलग धर्मों से हैं, जातियों से हैं, अलग अलग एरियाज़ में रह रहे हैं, लैंग्वेज हमारी डिफरेंट है, फिर भी क्या चीज़ें कॉमन हैं और किस तरह से हमें यूनाइटेड होकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना है. तो ये सारे सर्कमस्टांसेस कैसे बने वो हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे. और फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया है कि आपने मॉडर्न नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा है यूरोप के फर्स्ट चैप्टर में, और उसमें बताया गया था कि किस तरह से अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और आइडेंटिटी जो है लोगों ने अपनी बनाई अलग से. और उसके लिए लोगों को क्या करना पड़ा, भावना तो आती ही है हमारे दिल में, प्लस हमें कुछ एक सिंबल्स बनाने होते हैं. लोगों ने नए नए सिंबल्स बनाए, आइकन्स बनाए अपने देश के. उसके बाद नए सॉन्ग्स बनाए अपने देश को लेकर, अपनी जो भावनाएं हैं उनको लेकर, और आइडियाज़ फॉर्म किए जिससे कि उनके देश की एक अलग आइडेंटिटी बन सके. और देश की आइडेंटिटी बनेगी तो देश किसका है? लोगों का. तो हम ये जानेंगे कि भारत में ऐसा क्या हुआ कि लोगों में ये नेशनलिज्म आया. तो स्टार्ट करेंगे कि इंडिया आपको मालूम है कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी. अभी कॉलोनी क्या होती है? कॉलोनी वो नहीं जिसमें हम रह रहे हैं, बल्कि कॉलोनी से यहाँ मेरा मतलब है कि जब भी कोई पावरफुल देश किसी वीक देश को अपने अंडर ले लेता है या उस पर अधिकार कर लेता है तो उसको हम उसकी कॉलोनी बोलते हैं. तो इंडिया में जब ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो जो वहाँ के देशवासी थे, जो वहाँ के रहने वाले थे इंडिया के, उनमें क्या हुआ, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के दौरान जो है उनमें नेशनलिज्म राइज हुआ. तो कहीं ना कहीं हर एक जो हमारे कंट्री का हर ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उसके दिल में एक ना एक चीज़ थी कि वी आर बीइंग ऑप्रेस्ड, हमें दबाया जा रहा है, हमारे ऊपर ऐसे ऐसे कानून थोपे जा रहे हैं. और वही भावना थी कि हमें ब्रिटिशर्स पे कॉमनली गुस्सा आने लगा, मतलब कि सभी लोगों को उन पर गुस्सा आने लगा. और लोगों को ये समझ आने लगा धीरे धीरे कि जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे हम ब्रिटिशर्स को अपने देश से बाहर नहीं कर सकते. और इन सब में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल है. आपको मालूम है कांग्रेस के अंडर थे महात्मा गांधी. उन्होंने जो है काफ़ी सारे ग्रुप्स को टुगेदर करने में हेल्प की, एक मूवमेंट के नीचे लाने की कोशिश की ताकि एक आंदोलन चलाया जाए पूरे देश में, और सभी तरह के लोग, सभी जातियों के, सभी एरियाज़ के लोग जो है उस मूवमेंट में यूनाइट हो जाएं और अपना कॉन्फ्लिक्ट वो शो करें, अपना जो जो भी गुस्सा है वो शो करें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़. तो आपने एट्थ में पढ़ा था जो भी 1920s के पहले के जो इंसिडेंट हैं इंडिया में हुए ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, वो हमने एट्थ क्लास में कवर अप किए थे. अब हम आगे चलते हैं और हम 1920s के बाद इंडिया में क्या हुआ, ऐसे कौन से मूवमेंट्स हुए, ऐसे कौन सी घटनाएं हुई इंडिया में 1920s के बाद, वो हम सब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो in this chapter we will pick up the story of 1920s and study the non-cooperation and civil disobedience movement. दो बहुत बड़े मूवमेंट हुए हैं इंडिया में. वन इज़ नॉन कॉपरेशन एंड सेकेंड वन इज़ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस ने किस तरह से नेशनल मूवमेंट को डेवलप किया, किस तरह से हर तबके के लोगों को ये समझाया कि जो ब्रिटिशर्स हैं हमें उसके ख़िलाफ़ खड़े होना है और हमें पार्टिसिपेट करना है इन मूवमेंट्स में. तो इन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म ने लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया, एक इमेजिनेटिव इमेज उनके दिमाग में ला दी कि हमारा देश जब आज़ाद होगा तो ऐसा दिखेगा और इस तरह की हमें फैसिलिटीज़ आफ्टर द इंडिपेंडेंस मिलेंगी और हम इस तरह से रहेंगे. तो वही एक ज़ील थी लोगों के दिमाग में कि अगर हम एकजुट हो जाएं तो ये सपना पूरा हो सकता है. फर्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, दैट इज़
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हम पढ़ेंगे। अब मैंने अभी अभी बोला था कि 1920s के बाद की बात करेंगे, लेकिन अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों डिस्कस कर रही हूँ मैं यहाँ पर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में, 1942 14 टू 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। तो अब हम इस चैप्टर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कुछ इफ़ेक्ट्स इंडिया में भी आए थे। अब इंडिया ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बट फिर ऐसा क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफ़ेक्ट्स जो हैं इंडिया को फेस करने पड़े, क्योंकि इंडिया तो नहीं डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा था, बट ब्रिटेन जो इंडिया का रूलर कंट्री था वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा था वर्ल्ड वॉर 1 में। तो उससे क्या हुआ, वॉर के कारण बहुत सारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी वो क्रिएट हो गई इंडिया में। वो इंडिया का के इंक्रीज एक्सपेंडिचर जो है वो अचानक से बढ़ गए। तो इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. It led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loan in increasing taxes. अब ब्रिटेन जो है वर्ल्ड वॉर 1 में डायरेक्ट पार्टिसिपेंट था, बट अब वो जितने भी उसके एक्सपेंडिचर डिफेंस के बढ़े, उसने क्या किया, इंडिया में टैक्सेस इंक्रीज करके उन एक्सपेंडिचर को पूरा करने की कोशिश की। बहुत सारी चीज़ें की उसने, कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया, टैक्स को इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पे इंडिया में। उसके बाद प्राइस इंक्रीज़ किए गए चीज़ों के थ्रू, ये लिखा हुआ है, थ्रू द वॉर ईयर प्राइजेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 18। तो एक्सट्रीम हार्डशिप हो गई थी, एक कॉमन मैन के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया था। इतने सारे उसके खर्चे बढ़ गए थे, और जबकि इंडिया पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था डायरेक्टली। और उसके बाद अब वॉर में सैनिकों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ज़बरदस्ती फोर्स रिक्वायरमेंट की गई थी। जो भी आर्मी थी उसमें रूरल लोगों को, रूरल जो विलेजर्स थे उनको ज़बरदस्ती जो है वो आर्मी में सोल्जर भर्ती किया जा रहा था। तो देन इन 1918 एंड 1920 to 21 क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो अब 3-4 चीज़ें हुई। एक तो मैंने फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के बता दिया कि आपको क्या क्या हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़े ब्रिटेन के, तो उन्होंने इनकम टैक्स बढ़ा दिया, इंडिया के सोल्जर्स को ज़बरदस्ती वो फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में ले गए, और उसके बाद जो है उन्होंने टैक्सेस इंक्रीज़ किए, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। ये तो थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट। उसके बाद इंडिया में अगर हम 1918 और 19 की बात करें, या 20 और 21 की बात करें, तो इंडिया में क्रॉप फेलियर हुआ। दैट मीन्स फसलें अच्छी नहीं हुई। तो उससे क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड हुई, क्योंकि तब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। ठीक है, उससे पहले इंडिया में शॉर्टेज ऑफ फूड थी, और ऊपर से क्रॉप फेलियर हो गया, तो और ज़्यादा जो है शॉर्टेज ऑफ फूड इंडियंस को फेस करना पड़ा। तो और उसके बाद अब रही सही कसर जो थी वो इस एपिडेमिक ने पूरी कर दी। आप सभी को पता है अभी भी एक एपिडेमिक चला हुआ है कंट्री में, दैट इज़ कोविड-19। और उस टाइम जो एपिडेमिक आया था उसका नाम है इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famine and epidemic। तो इस सूखे से और इस एपिडेमिक से लगभग 12 से 13 मिलियन लोग मर गए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, और लोग बहुत परेशान थे अपनी सिचुएशन को लेकर। कुछ ना कुछ हो रहा था, जैसा आजकल हो रहा है। People hoped that their hardships would end after the war was over, but that did not happen। लोगों को लगा कि जब ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा तो हम भी आराम से जिएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जो है एट दिस स्टेज न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। तभी एक न्यू लीडर हमारे देश में आते हैं, उनका नाम था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने दिया हमें आइडिया ऑफ सत्याग्रह।
अब ये सत्याग्रह का आइडिया क्या था? सत्याग्रह के नाम से ही हमें पता चलता है सत्य प्लस आग्रह, दैट मीन्स सत्य मीन्स ट्रुथ और आग्रह मीन्स किसी से रिक्वेस्ट करना। तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। 1915 में महात्मा गांधी इंडिया वापस आए। और कहाँ से आए वापस? वो साउथ अफ्रीका से। और वहाँ पर इन्होंने सक्सेसफुली जो है वहाँ का जो रेसिस्ट जो आंदोलन चल रहा था वो इन्होंने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। और वो भी सत्याग्रह कहलाया था। और उसके बाद वही आइडिया उठाकर ये इंडिया लाए थे। और इन्होंने कहा कि सच में जो पावर है, ऐसी पावर किसी अस्त्र शस्त्र में नहीं है। तो इन्होंने इस आइडिया को पूरी स्ट्रांगली लिया और लोगों को इस बारे में समझाया। और क्या समझाया? इट सजेस्टेड दैट इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। वो कहते हैं कि अगर हमारी लड़ाई सच्ची है और हम जो चाह रहे हैं वो जस्टिस के लिए चाह रहे हैं और हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो कहते हैं हम फिज़िकल फोर्स से उसको कभी नहीं ले सकते। तो हमें अपनी बात उन्हें समझानी होगी और हमें सच की लड़ाई लड़नी होगी। विदाउट सीकिंग वेगन्स और बीइंग अग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस। उन्होंने कहा कि हम जो है नॉन वायलेंस के थ्रू, यानी अहिंसा के थ्रू जो है ये बैटल जीतेंगे। अहिंसा मतलब कि हमने किसी हथियार का, कोई वायलेंस का यूज़ नहीं करना और बिना लड़े, बिना किसी हथियार के हम जो है ये लड़ाई जीतेंगे। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेसर। वो कहते थे कि हम उनको ये चीज़ का एहसास दिलाएंगे एक दिन कि हम जो है सही हैं और आप गलत हो, और वो खुद ही छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा मानना था महात्मा गांधी का। People, including the oppressor, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept the truth through the use of violence. But this struggle, truth was bound to ultimately triumph. और इस जो स्ट्रगल थी महात्मा गांधी की, वो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर खींच रही थी, क्योंकि ये मेथड अलग था। महात्मा गांधी बिलीव दैट द धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो है अहिंसा का जो हमारा पार्ट है वो सभी इंडियंस को यूनाइट करेगा। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। अब 1915 में महात्मा गांधी आए थे और इन्होंने 3 जगह ये सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। अब 3 जगह चलाया तो फर्स्ट जो प्लेस था वो था इन 1917 ही ट्रेवल टू चंपारण, बिहार। एक वर्ड याद कर लो, केक, CAK, C फॉर चंपारण, A फॉर अहमदाबाद एंड K फॉर खेड़ा, गुजरात। तो ये जो है 3 जगहें आपको याद करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि सत्याग्रह मूवमेंट चलाया गया था। तो इन 1970 he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system. Then in 1917 he organized a satyagraha to support peasants of Kheda district, Gujarat. तो ये 1917 में इन्होंने चंपारण में चलाया। उसके बाद जो है सत्याग्रह किया इन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक, द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू। अब जो पहले थे वो प्लांटेशन सिस्टम से नाराज़ थे अंग्रेज़ों के, क्योंकि वो इंडिगो प्लांटेशन से ही जो है उनका वो गुस्सा थे, नाराज़ थे अंग्रेज़ों से। और उसी को ठीक करने के लिए, उसी को एक मूवमेंट का रूप देने के लिए महात्मा गांधी वहाँ पर गए थे और वो सफल भी रहे अपने मूवमेंट में। उसके बाद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो गए थे वो क्रॉप फेलियर से परेशान थे, और उसके बाद उनका जो बढ़ा हुआ रिवेन्यू था, दे आर अनेबल टू पे दैट रिवेन्यू। और फिर महात्मा गांधी जो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी उन्होंने ये मूवमेंट किया। कौन सा मूवमेंट? सत्याग्रह मूवमेंट। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में वो गए और वहाँ पर भी उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट कॉटन मिल वर्कर्स के बीच में
ये मूवमेंट जो है इन्होंने सक्सेसफुली अपना हेल्ड किया। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं यहाँ तक कवर कर रही हूँ इस वीडियो में। होपफुली यू हैव लिसन टू मी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।